मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग टॉपिक डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए को पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत हम लोग ये समझेंगे कि डीएनए कैसे डुप्लीकेट होता है, अर्थात उसका द्विगुणन कैसे होता है। डुप्लीकेशन को रेप्लिकेशन भी कहते हैं कि कैसे एक डीएनए मॉलिक्यूल से दो डीएनए मॉलिक्यूल बनते हैं या दूसरा डीएनए मॉलिक्यूल बनता है। अब इसको समझने के लिए कैसे ये होता है, इसके लिए सबसे पहले वाटसन एंड क्रिक ने ही उसी समय जब उन्होंने डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए प्रस्तुत किया था, देन एंड देयर उन्होंने इसको भी प्रस्तुत किया कि डीएनए का द्विगुणन अर्थात उसका डुप्लीकेशन सेमी कंजर्वेटिव मॉडल के अनुसार होगा, अर्थात अर्ध संरक्षी मॉडल के अनुसार ही होगा। जिसका अर्थ ये है कि जब एक डीएनए मॉलिक्यूल अपने को दो डीएनए मॉलिक्यूल में परिवर्तित करता है या बदलता है, तो उसके एक मॉलिक्यूल में एक पुराना चेन होगा और एक नया चेन होगा। इस तरह से इसको समझें। कैसे दिया गया कि मान लीजिए ये एक डीएनए मॉलिक्यूल है, ऐसे यह एक डीएनए मॉलिक्यूल है इस तरह से। अब इस डीएनए मॉलिक्यूल से इसका डुप्लीकेशन होना है, तो इसके ये जो श्रृंखलाएं हैं ये ऐसे ये ओपन होंगी, जैसे ऐसे हमने किया ये ओपन होंगी, ऐसे ओपन हो जाएंगे इस तरह से। बॉन्ड्स टूटेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड्स टूटेंगे, ये फ्री होगा और उसके प्रत्येक श्रृंखला पे एक नया डीएनए मॉलिक्यूल का संश्लेषण होगा, ऐसे जैसे इस पर भी एक होगा और इस पर भी एक होगा, बिल्कुल उसी अनुसार या उसी कॉम्प्लीमेंट्री कोड के अनुसार होगा इस तरह से। तो ऐसे एक डीएनए से दो डीएनए बन जाते हैं। अगर कंप्लीट फिर आगे ले चलते हैं तो ऐसे कंप्लीट डीएनए का डुप्लीकेशन जब हो जाएगा तो उसमें ऐसे दिखेगा एक डीएनए इस तरह से और उसमें एक न्यू स्ट्रैंड्स ऐसे, उसी तरह से दूसरे वाले में भी एक पुराना स्ट्रैंड्स ऐसे और एक नया स्ट्रैंड्स इस तरह से ऐसे दिखेगा। तो इस तरह से डीएनए का ये जो डुप्लीकेशन है, जिसमें हर एक में एक नया है और एक पुराना है, एक नई श्रृंखला है और एक पुरानी श्रृंखला है, इस नाते इसको कहते हैं सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए डुप्लीकेशन। सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए डुप्लीकेशन, डीएनए डुप्लीकेशन। तो इस तरह से ये मॉडल किसके द्वारा दिया गया? बाय वाटसन एंड क्रिक, बाय वाटसन एंड क्रिक ने इसको दिया। ठीक उसी के बाद जब उन्होंने डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल दिया था, इन्होंने दिया। अब ये कैसे प्रूव किया गया कि वास्तव में ऐसा होता ही है, तो इसके लिए एक दूसरे साइंटिस्ट थे जिनका नाम था मेसेल्सन एंड स्टार्स। मेसेल्सन एंड स्टार, मेसेल्सन एंड स्टार ने इसको प्रूव किया बाय यूजिंग, उन्होंने एक यूज किया, एक पर्टिकुलर आइसोटोप यूज किया जिसका नाम है आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन। आइसोटोप्स ऑफ नाइट्रोजन 15 का उन्होंने उपयोग किया। तो इसको उपयोग करके या इसकी सहायता से इन्होंने इसको प्रूव कर दिया कि वास्तव में जो वाटसन एंड क्रिक कहते हैं कि डीएनए का डुप्लीकेशन हमेशा सेमी कंजर्वेटिव मॉडल से होता है, वो सही है, क्योंकि उन्होंने आइसोटोप नाइट्रोजन आइसोटोप्स के प्रयोग से इसको प्रूव किया। कैसे? अब उसके लिए एक डिटेल की जरूरत पड़ेगी आपको कि उन्होंने जिस मीडियम में इसका डुप्लीकेशन कराया, उसमें जो है जो नाइट्रोजन के कंपाउंड थे
क्योंकि आप जानते हो कि नाइट्रोजन के कंपाउंड डीएनए में मिलेंगे, क्योंकि जो नाइट्रोजनी क्षार है एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, उसमें नाइट्रोजन होता है, तो वो अपने साथ जो नए स्ट्रैंड्स हैं वो आइसोटोपिक नाइट्रोजन को धारण कर लेंगे इस तरह का। जबकि पुराने में अगर हम बात करें, मान लीजिए पुराना वाला नाइट्रोजन 15 है, तो एक नया वाला जो होगा उसमें नाइट्रोजन, इसमें अगर 14 है तो इसमें 15 पाया जाएगा, ऐसे प्रूव किया जाए तो इसको कहते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि डीएनए डुप्लीकेशन होता कैसे है, तो उसके लिए एक कोई मॉडल इस तरह से नहीं प्रस्तुत किया गया, लेकिन जो भी मॉडल प्रस्तुत किया गया उसको कहते हैं फॉर्क मॉडल। एक फॉर्क की तरह से देखिए कि डीएनए डुप्लीकेशन के लिए कैसे क्या क्या जरूरत होगी। पहले ये समझिए कि डीएनए डुप्लीकेशन के लिए कौन कौन से टूल्स क्या क्या जरूरत पड़ेंगे, कौन कौन से टूल्स इसमें इस्तेमाल होगा। तो टूल्स का मतलब ये है कि एंजाइम्स, कौन कौन से एंजाइम्स इसमें भाग लेंगे। तो डीएनए डुप्लीकेशन के लिए जो सबसे मेन एंजाइम है वो है डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। दूसरा क्या है, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट भी है, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट भी है। इसके अलावा आरएनए प्राइमर की जरूरत पड़ती है, आरएनए प्राइमर या प्राइमोसोम। प्राइमोसोम वास्तव में वो आरएनए पॉलीमरेज होते हैं, प्राइमोसोम। फिर और किसकी जरूरत पड़ेगी, उसमें जरूरत पड़ेगी हेलिकेज, हेलिकेज और टोपो आइसोमरेज। टोपो आइसोमेरेज, ये दो तरह के होते हैं। टोपो आइसोमेरेज ये दो प्रकार के होते हैं, एक को कहते हैं फर्स्ट और एक को कहते हैं सेकेंड। जो सेकेंड वाला, फर्स्ट वाला क्या करता है, डीएनए को कुंडली को खोलने का काम करते हैं। तो फर्स्ट वाला क्या करता है कि डीएनए के कुंडली में एक जो उसका कॉइल है यानी सुपर कॉइल है इस तरह से, क्योंकि जितने एक सुपर कॉइल मॉलिक्यूल है उसमें कॉइलिंग, रिकॉइलिंग, कई बार कंडेंसेशन होता है तब जाकर के वो बनता है। अभी आप सिंपल डीएनए देख रहे हैं, लेकिन ये बहुत कॉइल है, तो उसके एक श्रृंखला में कहीं कट करता है, एक श्रृंखला में कहीं एक निक मारता है, एक कट क्रिएट करता है, एक निक उत्पन्न करता है, जिससे ये श्रृंखला घूम करके लूज हो जाती है और फिर से जोड़ भी देता है। दूसरा ये है जो सेकेंड टोपोआइसोमरेज जो सेकेंड है, उसका ये काम है कि वो डीएनए की श्रृंखला के दोनों में एक साथ कट करता है, एक साथ निक बनाता है, मतलब यहाँ भी कट करेगा और अपोजिट में। इस तरह से दोनों श्रृंखलाएं एक साथ खुलती हैं और एक साथ खुल करके फिर एक साथ बंद हो जाती है। तो इस तरह से ऐसे जैसे ये श्रृंखला खुली, ऐसे कट किया तो ये ऐसे यहाँ ओपन हो गया, इस तरह से यूँ ओपन हुआ ऐसे, और फिर यहाँ भी ओपन हुआ इस तरह से, और ऐसे 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 ओपन हुआ और फिर आपस में जुड़ गए, पूरी श्रृंखला खुली। तो इस तरह से जो एंजाइम यूज किया जाता है उसका नाम है टोपो आइसोमरेज। जो सेकेंड है टोपो आइसोमरेज उसका नाम गायरेज भी है, इसको गायरेज भी कहते हैं, ये गायरेज भी कहलाता है। और क्या यूज में आता है, इसके अतिरिक्त जो दूसरे एंजाइम यूज में आते हैं वो है डीएनए लिगेज, डीएनए लिगेज या लाइगेज। ठीक, अन्य जो आएंगे उसमें सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन जिसको SSBP कहते हैं या SSB प्रोटीन्स कहते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण टूल्स हैं जो डीएनए रेप्लिकेशन में यूज होंगे। अभी आप देखेंगे कि सबका रोल क्या क्या है, कौन क्या करता है।
तो डीएनए पॉलीमरेज सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम है, पॉलीमरेज थर्ड, जो डीएनए का पॉलीमराइजेशन करता है, मतलब न्यूक्लियोटाइड डीऑक्सी रिबोन्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ता हुआ जाता है, आगे बढ़ता है डीएनए की श्रृंखला पर। दूसरा डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, इसका कार्य यह है कि जहां पर प्राइमर जुड़े होते हैं, आरएनए जुड़े होते हैं, उस स्थान पे आरएनए को हटा करके वहां पर डीएनए का संश्लेषण कर देना। लिगेज का कार्य है कि जहां पर ये जुड़ते हैं दोनों, मतलब आरएनए हटा करके जहां पर डीएनए बनाया गया है और पहले से जो उसके आगे डीएनए है, उन दोनों के बीच में जो गैप रह जाता है उसको फिल करने का काम ये करता है लिगेज। लिगेज का दूसरा नाम जो है ग्लू ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम है ग्लू। ग्लू का मतलब होता है गोंद, ग्लू ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ग्लू है, उसका गोंद है। तो अब देखिए ये होता कैसे है, शुरुआत कैसे होती है। डीएनए के डुप्लीकेशन की शुरुआत के लिए सबसे पहले डीएनए स्ट्रैंड्स को जो है तोड़ना होता है, डीएनए स्ट्रैंड को कट करना होता है। वो देखिए इस तरह से, मैं एक मैकेनिज्म के माध्यम से आपको समझाना चाहूँगा कि ये इस तरह से होगा। डीएनए की एक श्रृंखला ये है, ऐसे इस तरह से, ऐसे ऐसे, ये फॉर्क है, ये डीएनए का एक फॉर्क है, यहां से देखिए ऐसे। तो ये आगे जाकर के यहां से मैं मिटा दूं तो ऐसे, ये मान लीजिए कि ये डीएनए ऐसे है, ऐसे डीएनए इस तरह से, ऐसा है डीएनए। इधर भी उसी तरह का एक फॉर्क बनेगा, जैसे इधर बना है उसी सेम टाइप का फॉर्क ऐसे इधर भी बनेगा, मतलब इधर भी ऐसे ही होगा, ऐसे इस तरह से, और ये ऐसे करके, और फिर ये डीएनए का जो है कॉइलिंग है, ये डीएनए कॉइल ऐसे इस तरह से। तो दो डायरेक्शन में, मतलब दो फार्क बनते हैं, वाई के आकार के फार्क बनते हैं। अब देखिए इसमें से कोई एक आप चुन ले, दोनों एक साथ नहीं होते हैं इस तरह से। मैं यहाँ पर आपको केवल पहले एक फार्क पे बताता हूँ और दूसरा भी उसी तरह से होता है। तो पहले इतना ही समझिए कि कैसे ये होता है। ऐसे मैंने केवल हाफ फार्क लिया है एक साइड का और दूसरे साइड का मैंने छोड़ दिया, ऐसे लिखिए। अब ये डीएनए का एक फार्क, मतलब ये डीएनए का एक श्रृंखला ये और एक श्रृंखला वो है। कोई एक श्रृंखला जो है 5'3 की तरफ होगी और दूसरा जो है 5'3 की तरफ होगा, राइट। अब देखिए जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है उसका व्यवहार ये है कि वो भी जो है डीएनए का पॉलीमराइजेशन 5 to 3 डायरेक्शन ही करता है। 5 उसका जो डायरेक्शन होगा वो 5 से 3 के डायरेक्शन में ही होगा, 5 to 3 डायरेक्शन ही काम करता है। तो अगर इसको 5 to 3 डायरेक्शन काम करेगा, अगर हमने इसको 5 माना है और इसको 3, तो इसका मतलब ये है कि जो डीएनए पॉलीमरेज है इधर अगर यहाँ से शुरू करना होगा तो यहाँ से स्टार्ट करेगा। देखिए इसको, क्योंकि यहाँ पर 5 to 3 करेगा तो ऐसे एक श्रृंखला ऐसे शुरू होगी, ऐसे जाती है इस तरह से। और ये डीएनए पॉलीमरेज ऐसे काम करता है। यहाँ पे ये डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, ये डीएनए पॉलीमरेज थर्ड ये काम कर रहा है स्टार्ट। अब ये इसके अभी शुरुआत करने से पहले क्या हुआ कि इसको खोलना था, इसके बांध को तोड़ना था। कैसे ये खुला इसको जानिए, कैसे इनिशिएट हुआ उसको जानिए। तो वहाँ पे चूज किया जाता है। जनरली ये पॉलीमरेज एंजाइम या ये एंजाइम ऐसे जगह को चूज करते हैं जहाँ से बांड कमज़ोर हो, मतलब जहाँ 2 ही हाइड्रोजन बांड हो। ऐसे साइट्स को चूज करते हैं जहाँ पर एक
ATT ऐसे रिच हो, इस तरह से उस स्थान को चूज करते हैं जहां पर यहाँ दो ही हाइड्रोजन बॉन्ड इनको मिले। उस साइट्स को जहां पर ऐसे पॉली ATT मिलते हैं, मतलब एडेनिन थायमिन का कॉम्बिनेशन होता है, उसको ओरिजिन साइट्स कहते हैं, ओरी साइट्स कहते हैं, ओरी या ओरिजिन साइट कहते हैं, ओरी साइट कहते हैं। ठीक, चूंकि प्रोकैरियोट्स में, बैक्टीरिया में एक ही ओरिजिन साइट होता है जिसको ओरिसी कहते हैं। अगर प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया या इकोलाई बैक्टीरिया लेंगे तो उसमें केवल एक है, क्योंकि उसका पूरा का पूरा जो DNA है वो वृत्ताकार है, वो सर्कुलर DNA है, और उसमें एक ही ओरिसी है, एक जगह से शुरू करता है और पूरा कंप्लीट कर लेता है। रोलिंग साइकिल मैकेनिज्म कहते हैं इसको। इस मैकेनिज्म से ये प्रोकैरियोट्स इस तरह का होता है, अर्थात इन बैक्टीरिया में ऐसा ही है। लेकिन अगर ये यूकैरियोट है जहाँ लीनियर DNA है तो वहाँ पर ऐसा नहीं है। चूंकि DNA मॉलिक्यूल काफ़ी बड़ा है, बहुत बड़ा है इसकी तुलना में, तो वहाँ पर कई ओरिसाइट्स होते हैं। एक बड़े लीनियर DNA मॉलिक्यूल में एक साथ कई जगह उसका डुप्लीकेशन का काम शुरू हो जाता है अलग अलग ओरिसाइट से, और सब फिर मिलते हैं तो जैसे बबल्स होते हैं, सारे बबल्स को एक मिला दीजिए तो पूरा हो जाता है, इस तरह से इसका होता है। तो यहाँ पर जो एंजाइम काम करेगा, देखिए इस स्थान पे जो एंजाइम है वो काम करता है गायरेज। यहाँ पर गायरेज है, या जिसको हम टोपोआइसोमेरेज गायरेज कहते हैं, या फिर टोपोआइसोमेरेज, दूसरा नाम है इसका टोपोआइसोमेरेज सेकेंड। ये काम करता है, ये टोपोआइसोमेरेज है। ये क्या करता है, इसके ट्विस्ट को रिलीज करता है, यानी उसको ईज बनाता है। जो उसमें टेंशन है, जो तनाव है DNA के मॉलिक्यूल में, क्योंकि काफी कुंडलित है, उस तनाव को कट करके दोनों श्रृंखलाओं में कट करके और फिर से जोड़ देता है। और जो तनाव है ये खोलने का, जब आप कोई रस्सी खोलते हैं तो जैसे खोलते जाएंगे तो उसके एक सिरे पर वो रस्सी और कड़ी या और टेंशन बढ़ता जाता है और ज़्यादा ऐंठन होती जाती है। तो फिर समझिए कि उसको उल्टा घुमाना या फिर कट करके उसको रिलीज करता रहता है। दूसरा जो एंजाइम है वो है हेलिकेज। हेलिकेज यहाँ पे काम करता है ऐसे, जो एंजाइम हेलिकेज है वो इधर काम करेगा, और वो मान लीजिए ऐसे एक एंजाइम है जिसका नाम है हेलिकेज। ये हेलिकेज का काम है हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ना। यहाँ जो हाइड्रोजन बॉन्ड, मैं यहाँ भी बना सकता हूँ इसको, उसका मेन काम है हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करना, और ब्रेक करके इसको खोलना, मेल्ट करना, DNA को खोलना। और इसी हेलिकेज के साथ, ध्यान दीजिए, इसी हेलिकेज के साथ जो है दूसरा एक पार्टनर जुड़ा हुआ है जिसका नाम है RNA प्राइमोसोम या RNA प्राइमेज। ये हेलिकेज है, और दूसरा है RNA प्राइमेज, या जिसको हम प्राइमोसोम कहते हैं, ऐसा दिखता रहता है। यहाँ भी देखिए DNA पॉलीमरेज, अब देखिए ये शुरुआत नहीं कर सकता, ये जो है स्वयं से स्टार्ट नहीं कर सकता पॉलीमराइजेशन ऑफ DNA। तो इसको पीछे पहले RNA का संश्लेषण होता है। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा जो है RNA का संश्लेषण होगा, ये यहाँ एक बार, केवल एक सिंगल, ये जो है RNA का सिंथेसिस होता है। और ये RNA का सिंथेसिस कौन करता है, RNA प्राइमेज। तो RNA प्राइमेज यहाँ भी इन्वॉल्व होगा, और ये सीधे एक बार कर दिया और इसके पीछे जुड़ गया, फिर उसको DNA पॉलीमरेज इसको आगे तक लेता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा। और इसका डायरेक्शन क्या होगा, 5 to 3, यहाँ पे डायरेक्शन होगा 5 और ये आगे बढ़ता जाएगा 3 डायरेक्शन। जबकि दूसरे स्टैंड पे, इसको देखिए यहाँ पे, ये जो दूसरा स्टैंड है इसका, वहाँ पर
इसी तरह से शुरू होगा, तो चूंकि यहाँ 5 है तो उसका रिवर्स होगा, इस डायरेक्शन में नहीं बल्कि इस डायरेक्शन में शुरुआत होगी इसकी। और जो पहले आरएनए बनेगा फिर उसके आगे डीएनए बनेगा। जैसे यहाँ बनाना है तो मान लीजिए यहाँ पर पहले छोटा सा आरएनए बना और फिर उसके आगे डीएनए बना, ऐसे इस तरह से आरएनए डीएनए, फिर आरएनए, यहाँ और छोटा सा आरएनए बना है और फिर उसके पीछे जो है डीएनए बना है, ये डीएनए बना है, ऐसे इस तरह से, ऐसे ही जो है फिर जो है आरएनए बना है और फिर इसके आगे डीएनए बना है, इस तरह से ऐसे। तो इसका डायरेक्शन इधर से लिया जाएगा, यहाँ पर इसका 5 एंड होगा और यहाँ पर इसका 3। ये भी काम यही करेंगे, यहाँ भी वही चीज एंजाइम होगा, डीएनए पॉलीमरेज ही एंजाइम इन्वॉल्व होगा, लेकिन उसके साथ ये प्राइमेज जुड़ा रहेगा, हरदम जुड़ा रहेगा। तो इस तरह से ये जो एक जो स्ट्रैंड है डीएनए का, जिसपे 5 दोनों पे 5 3 डायरेक्शन में ही काम हो रहा है, तो एक स्ट्रैंड एक ही बार में तेजी से बढ़ता जा रहा है बिना किसी एक बार आरएनए से, इसको कहते हैं लीडिंग स्ट्रैंड। इसका नाम होगा लीडिंग, ये लीड कर रहा है, इसको कहते हैं लीडिंग स्ट्रैंड। और दूसरा जो ये वाला है, इसमें रुक रुक के हो रहा है, थोड़ा आरएनए फिर आरएनए फिर आरएनए, मतलब एक बार आरएनए फिर डीएनए फिर आरएनए, इस तरह से ब्रेक में हो रहा है, स्लो हो रहा है और धीरे धीरे हो रहा है, टुकड़ों में हो रहा है। तो इस नाते स्लो होने के नाते इसका नाम हो जाता है लैगिंग स्ट्रैंड, इसका नाम हो जाता है लैगिंग स्ट्रैंड। तो एक तरफ लीडिंग और दूसरे तरफ लैगिंग स्ट्रैंड। और ये जो छोटे छोटे टुकड़े हैं डीएनए के, इनको ये जो टुकड़े हैं मतलब इनको ऐसे, ये जो टुकड़े हैं इनका नाम एक जापानीज साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया, जिसका नाम है ओकाजाकी, ओकाजाकी सेगमेंट या फ्रेगमेंट, ओकाजाकी सेगमेंट्स के नाम से जाना जाता है इनको टुकड़ों। अब ये जो टुकड़े हैं यहाँ पर बाद में जैसे ये बन रहे हैं तो इनके साथ ये डीएनए है, ये देखिए ये डीएनए है और ये आरएनए है। फिर हर टुकड़े के पास यहाँ आरएनए है और उससे जुटा हुआ फिर डीएनए है। तो होता क्या है कि इनके सारे आरएनए को, जो आरएनए है यहाँ पे, उसका भी डीएनए बनाया जाता है। मतलब इस डीएनए को, आरएनए को हटा करके बिल्कुल उसी बेस सीक्वेंस का डीएनए यहाँ पर संश्लेषित किया जाता है। और ये काम करने का जिम्मेदारी जिसकी है, जिसने ये जिम्मा लिया है, वो है डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। अब यहाँ पर जो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट है, यहाँ पर मान लीजिए डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट आया, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, वो ये काम करता है। वो क्या करता है, इस आरएनए को हटा देता है, उसको खत्म कर देता है और उसके स्थान पर वही सेम उतना ही बड़ा जो है डीएनए का मॉलिक्यूल जोड़ देता है, ऐसे जोड़ दिया है। लेकिन फिर भी इस डीएनए और इस डीएनए के बीच में गैप रह जाता है, यहाँ पर ध्यान दीजिए। अब इस गैप को भरने के लिए जो यहाँ पर गैप बच गया, ये यहाँ पर दोनों को जोड़ने के लिए एक अलग एंजाइम जिसका नाम है लिगेज या डीएनए लिगेज, ये क्या करता है, ये जो निक है दोनों के बीच के, उसमें जो है बॉन्ड बना करके उसको दोनों को जोड़ देता है। तो लिगेज का काम है चिपकाने का, जबकि डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट का काम है कि आरएनए जो बना है उसको हटा करके उसी सीक्वेंस का डीएनए बना करके वहां स्थान पर जोड़ देना, ऐसे फिर यहाँ काम। तो फाइनली ऐसे करेगा, यहाँ भी काम होगा, यहाँ भी काम, तो ये भी पूरा स्ट्रैंड डीएनए हो जाएगा। इस तरह से एक कंप्लीट डीएनए मॉलिक्यूल फाइनली बन जाता है। और अब देखिए ये तो एक तरफ है, अगर इसी को हम इस डायरेक्शन में ले लें तो इधर भी ऐसे ही होता है। इस तरह से एक जो पूरा बबल है, बबल जिसको हम गुब्बारा या जो भी कहें, वो पूरा कंप्लीट हो जाता है। इधर का भी फॉर्क, अगर मैं ऐसे आपको थ्रेड कर लूँ तो इधर भी फॉर्क है ऐसे, और वो भी ऐसे लूँ तो इधर भी पूरा हो जाता है। तो एक तरफ जो है
इस तरफ से इधर आ रहा है तो दूसरी तरफ इधर से इधर जा रहा है, ऐसे एक पूरी सर्किट पूरा हो जाता है तो डीएनए का कंप्लीट डुप्लीकेशन हो जाता है। ऐसे ही पूरे यूकैरियोट्स में, चूंकि लीनियर डीएनए काफ़ी बड़ा है तो उसमें कंप्लीट कई जगहों पर मल्टीपल डुप्लीकेशन साइट्स होते हैं, ओरिसाइट्स होते हैं, और वहाँ पर डुप्लीकेशन होकर के ये कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरह से हमको दोनों स्ट्रैंड्स पर नए स्ट्रैंड्स मिल जाते हैं, दोनों श्रृंखलाओं पर डीएनए के एक नए नए श्रृंखला मिल जाते हैं। तो इस तरह से ये टॉपिक कंप्लीट होता है। आपको याद क्या रखना है, क्या काम करना है, आपको एंजाइम के नाम याद रखने हैं कि ये टोपोआइसोमरेज क्या काम करता है। हेलिकेज हमने बताया, हेलिकेज का काम है कि हाइड्रोजन बांड को जो यहाँ पे है उसको ब्रेक करना। आरएनए प्राइमरेज का काम है कि आरएनए प्राइमर का संश्लेषण। यही देखिए, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड कोई अपना काम न, मतलब शुरुआत नहीं कर सकता, इनिशिएट नहीं कर सकता, उसको मदद लेना ही पड़ेगा आरएनए पॉलीमरेज का। तो आरएनए प्राइमर को बनाने के लिए आरएनए प्राइमेज होता है, इधर भी है और यहाँ भी है, यहाँ भी आरएनए प्राइमर है, तो यहाँ भी इसको जोड़ा है। तो इस तरह से ये जुड़ता है। और फिर लिगेज है, लिगेज का काम है जो गैप है, निक है, उसको फिल करना। डीएनए पॉलीमरेज, अक्सर ये प्रश्न महत्वपूर्ण है कि ये जो आरएनए प्राइमर है या आरएनए है उसको हटा करके डीएनए बनाने का काम कौन करता है, तो वो उसका नाम है डीएनए पॉलीमरेज। और ये भी वही, उसका भी डायरेक्शन वही है, 5 to 3 डायरेक्शन में ये भी काम करता है। तो इस तरह से ये टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ। मुझे उम्मीद है, आशा है कि आप इससे ज़रूर जो है तैयार कर लेंगे, आप समझ गए होंगे। और इसी के साथ मिलते हैं अगले लेक्चर में और ज़्यादा एलोब्रेशन के साथ, और ज़्यादा डिटेल के साथ। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आपको ये टॉपिक अच्छे से समझा दूँ। धन्यवाद।